जय हिंद दोस्तों, भाषा आई एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्हाई डज़ एक्लिप्स नॉट अकर इन एवरी मंथ ये समझा था कि क्यों एक्लिप्स, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो, चाहे वो लूनार एक्लिप्स हो, हर महीने में क्यों नहीं होता है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है? ओके, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को प्लीज़ देखें। ठीक है? द नेम ऑफ दैट वीडियो इज़, जो टाइटल है वीडियो का वो है व्हाई डज़ एक्लिप्स नॉट अकर इन एवरी मंथ। ठीक है? उसमें मैंने ये भी बताया था कि जब ये आप देखेंगे ये नोड पॉइंट जो नोडल नोडल पॉइंट कैसे बनते हैं। ठीक है? जब अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है, हुँ? ऑर्बिटल प्लेन का ऑफ अर्थ इज इंटरसेक्टेड बाय द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ मून। जब मून का ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन को कट करता है, तो जिस पॉइंट पे कट करता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? नोडल पॉइंट। और जब नोडल पॉइंट के सामने सन आता है, यानी अपरेंट मूवमेंट आप मान सकते हैं, ठीक है, सन की। तो जब मून इस नोड पॉइंट के सामने आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ही लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स आप देख सकते हैं। ठीक है? पिछले वीडियो को आप समझेंगे, देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएँगे मैंने जो बताया है। ठीक है? आज हम लोग फ्रेंड पढ़ने वाले हैं टाइड के बारे में। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे टाइड के बारे में, और ये टाइड के बारे में पढ़ने के बाद हमारा एस्ट्रोनॉमी अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट हो जाएगा और हम ज्योग्राफी की ओर, यानी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है? चलिए, समझते हैं टाइड का डेफिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड टाइड टाइड क्या होती है? द पीरियोडिक द पीरियोडिक rise and fall of the oceanic water is tide। ठीक है? तो टाइड क्या होता है? जब ओशियानिक वाटर, यानी समुद्र का जो वाटर है, जल है, ठीक है, उसका पीरियोडिक राइज एंड फॉल। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह से कोई पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये कोई एक पेंडुलम है, ठीक है, मान लीजिए इसकी एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। तो इस तरह से इस साइड घूमता है, जाता है, और इस साइड से इस साइड, ठीक है। तो मान लीजिए T1 टाइम में इस साइड जाता है और T2 टाइम में इस साइड में जाता है, ठीक है। तो T1 एंड T2 इक्वल्स टू, T1 एंड T2 क्या है? समान है, इक्वल है ना? जितना टाइम लगता है इधर आने में उतना ही टाइम लगता है इधर जाने में, ठीक है। यानी यहाँ से आप एक बार छोड़ेंगे तो जितना टाइम लगेगा यहाँ आने में, उतना ही यहाँ से आने में उतना ही टाइम लगेगा। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? ओके। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियानिक वाटर इन इज टाइड। इसको फ्रेंड हम पढ़ते किस में है? ये है, ये आता है टाइडोलॉजी में। किसमें आता है फ्रेंड? टाइडोलॉजी में। तो ये टाइडोलॉजी क्या होती है? दी दी साइंटिफिक स्टडी स्टडी ऑफ दी टाइड। ओके फ्रेंड, देखिए थोड़ा-सा, आप अगर आप राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ी-सी मेरे उँगली में यहाँ पे चोट लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। जिसके कारण जो है थोड़ा-सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप समझ लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है? ये टाइडोलॉजी क्या है? टाइड का एक विज्ञान है, जो टाइड जिसके बारे में आप जब टाइड का स्टडी करते हैं प्रॉपर जिस विज्ञान में, जिस साइंस में, तो वही क्या होता है? टाइडोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टाइड, दैट इज़ व्हाट? ये क्या है फ्रेंड? बोलिए। टाइडोलॉजी है। चलिए अब समझते हैं मेन कॉजेज़। क्या है मेन कॉजेज़ ऑफ हैपनिंग या अकरिंग, हैपनिंग या अकरिंग द टाइड ओवर द
ओके। टाइड जो है, मेन कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज ऑफ हैपनिंग दी टाइड ओवर दी अर्थ। तो फर्स्ट फर्स्ट मून्स ट्रैक्शन, मून्स ट्रैक्शन पहला कारण है। दूसरा देखिए, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी मैं इस सब चीजों को समझाऊंगा आपको, ठीक है, फिगर के माध्यम से, ठीक है। देखिए, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड थर्ड क्या है, सन्स ट्रैक्शन। ओके, सन्स ट्रैक्शन। तो तीन मेन कारण है। मून ट्रैक्शन, मून का जो कर्षण फोर्स है, आकर्षण फोर्स है। कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी दोनों का, अर्थ और मून का एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको चारों तरफ वो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होता है, वाटर जो कि विच इज इन लिक्विड फॉर्म, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और इस पर जो है एक तरह से कहे तो ये स्ट्रेच हो जाता है ना, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून टूवर्ड्स द मून, ठीक है। मून की तरफ क्या होता है, जो वाटर है, ओशन वाटर, वो स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है ऐसे, इसी कारण ये होता है, क्लियर है, बोलिए। तो सन्स ट्रैक्शन। ओके, चलिए यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ अर्थ का, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा क्या है बताइए, ये है हमारा अर्थ। ओके, दिस इज आर अर्थ, ठीक है। और यहाँ मैं बनाता हूँ मून। ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये देखिए। अब ये मैं पहला समझता हूँ, बताता हूँ आपको मून ट्रैक्शन के बारे में, या इसको बोल देते हो आप मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। चलिए, अब देखिए मून यहाँ पे है ना, तो सबसे ज्यादा इस फेस पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ का जो वाटर होगा, है ना, वाटर इसकी ओर स्ट्रेच्ड होगा इस तरह से, ठीक है ना। और इधर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बैलेंस होने के लिए इधर भी क्या होगा, उतना ही ऊंचाई का टाइड होगा, ठीक है। यानी जो वाटर सरफेस है इतना ऊंचा उठ जाता है किस साइड, जब ये मून मून जो होगा जिस साइड होगा उसका फेस, यानी मून का जिस सामने होगा, अर्थ के जिस फेस पर होगा, यानी ये देख रहे हैं ना आप, इधर अगर ये देखिए मून, और ये मून देखिए इस फेस पे है, तो इधर का जो वाटर है ये मून की ओर खींच जाएगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो वाटर है स्ट्रेचेबल है, ठीक है, स्ट्रेचेबल है, आप देख रहे हैं ना, क्लियर है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये सॉलिड है, सॉलिड जो है नहीं खींचेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ आगे, यहाँ समझिए। मान लीजिए यहाँ पे है, तो आपने देखा कि क्या इसी इसी कंडीशन पे होगा, बोलिए। यहाँ पे अर्थ है और ये मून है, क्या यही कंडीशन होगी तभी इतना खींचेगा, नहीं। ये आप किसी भी कंडीशन में जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ मून मून यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा फेस अर्थ का मून के सामने है, ये वाला है, तो यानी कि अब क्या होगा, इस तरह से होगा। Due to centrifugal force, the directly opposite part of the earth experience the same tide, ठीक है। जो मून, ये देखो, आप देख रहे हो सामने वाला पार्ट है, और इसके अपोजिट जो पार्ट है, सेम पार्ट, वही जो है अपोजिट, इसका डायरेक्टली अपोजिट है, और ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा सेम टाइड को, ठीक है। जब ये खींचेगा, ये जो ये है अट्रैक्ट करेगा ना इस सरफेस को, ठीक है, तो ये वाटर क्या होगा, इधर की ओर खींचेगा, और ये इधर ऊपर वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि जब पानी निकलेगा इधर की ओर खींचेगा, तो बताइए क्या होगा, पानी इधर की ओर फ्लो करेगा, बताइए, ये जो पानी है इधर की ओर फ्लो करेगा। अब और बाकी इधर क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी इधर लग रही है ना, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, ताकि अर्थ जो है अपनी पोजीशन में बनी रहे, है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे समझिए आगे, ये हो गया, आप समझ गए इस बात को। तो इधर की ओर जितना उठेगा टाइड, उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर क्या लग रहा है बताइए, इधर क्या लग रहा है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ठीक है। और यहाँ पे बताइए इधर की ओर बैलेंस कैसे हो रहा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में बात आई? चलिए एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है, ये समझ में आए बात आई? ये एक क्वेश्चन में और बनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, तब बताइए, अब आप लोग बताइए कैसे होगा, फिगर कैसे बन जाएगा। ये जो वाटर होगा लेवल किधर होगा, उठेगा इधर की ओर, क्योंकि सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, इधर है। इस इस फेज पे है अर्थ के, बताइए इस जगह पे है ना, क्योंकि भाई मून देखो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है ना। तो क्या होगा, अब जब यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये वाला फेस अर्थ का ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो इससे क्या होगा, जो वाटर सरफेस होगा इधर की ओर स्ट्रेच हो जाएगा, इधर की ओर क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेच हो जाएगा। बताइए यहां तक का कोई दिक्कत? आई थिंक आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आया ना कि मून के कारण कैसे टाइड आया। टाइड सिंपल क्या है, मैंने डिफिनेशन बताया है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियानिक वाटर इज टाइड, ठीक है। यानी कि जो समुद्र है उसके उसका जो वाटर है एक टाइम पे उठता है और फिर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, फिर कुछ समय के बाद फिर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है, एक टाइम होता है उसका, ठीक है। और उसी टाइम में वो उठता और नीचे गिरता है, राइज एंड फॉल होता है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं टाइड, ठीक है। बोलिए, तो पहला कारण मैं बता दिया कि मून्स ट्रैक्शन या मून्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, उसके कारण हुआ। चलिए दूसरा समझते हैं, बताइए ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, क्या है ये, सेंटर है अर्थ का, मैं यहाँ सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। या इसको आप यहाँ पे मैं बना देता हूँ कोर है, ठीक है। ये आपका अर्थ का कोर है। यहाँ समझिए ये अर्थ का मेंटल है, क्या है ये, अर्थ का मेंटल है। जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो तीन लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक क्रस्ट होगी, दूसरा मेंटल होगा, तीसरा कोर होगा, ठीक है। कोर इज द एट द सेंटर, कोर इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो मून, यहाँ पे समझ लीजिए यही की वाली कंडीशन समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका मेंटल है ना, यहीं पे ये जो आपका ग्रेविटी ये है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे है, लाई करती है, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पे लाई करती है, ठीक है। और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, बताएं कितने डिस्टेंस पे है ये सेंटर से, फ्रेंड 46 17 किलोमीटर, यानी 4617 किलोमीटर अवे है सेंटर से। लेकिन अगर आप सरफेस से देखें, तब सरफेस से अगर आप देखेंगे तो कितना दूर पर है, 1754 किलोमीटर अंदर है अर्थ के, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप है, आपका वेट कितना है, आपका वेट 50 टू 60 केजी है, ठीक है। और आपका छोटा भाई है जिसका 15 टू 20 केजी उसका वेट है, ठीक है। आपने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के उसको घुमाना शुरू किया, ठीक है। और आपने जब स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, जब आपने स्पीड को बढ़ाया इस तरह से, ये आपका आप है मान लीजिए, ये आप है ना, और ये आपका भाई है, यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, और ये आपका थोड़ा सा आप लोग से बड़ा है, छोटा बच्चा मान लीजिए है, ठीक है। ये देखिए, और आपने क्या किया, इसका हाथ पकड़ लिया इस तरह से, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। हाथ आपने पकड़ लिया और इसको इस तरह से घुमाना शुरू किया जिस तरह से मून है, आपने घुमाना शुरू किया इस तरह से, ठीक है। जब आपने घुमाना शुरू किया तो अब क्या होगा, ये बच्चा किधर किसकी ओर घूमेगा, चारों तरफ, आपके चारों तरफ, ये आपके ही चारों तरफ क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। इस तरह से आप घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे आप घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे करके, जब स्पीड बढ़ा दोगे तो ऊपर हो जाता है। कभी आपने किया होगा, छोटे बच्चों को जो आपने घुमाया होगा, स्पीड आपने बढ़ाया होगा तो वो हवा में आ जाता है बच्चा, क्यों, क्योंकि आपका जो मास है वो ज्यादा है, ठीक है, और बच्चे का मास कम है, ठीक है। क्लियर है, बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
नहीं है। देखिए यहाँ पे, समझिए इधर, ये जो बच्चा है घूमने लगा, ठीक है? अगर आप देखें तो इसका क्या-क्या कारण है? मास कम है, ओके? और ये क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन कर रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है? अगर ये आप पूछेंगे बच्चे से कि आप किससे बंधे हुए हो? अगर मैं छोड़ दूँ तो आप गिर जाओगे? तो बोलेगा भैया छोड़ना मत, ठीक है? क्योंकि आप गिर जाओगे। तो एक आपने इसको क्या किया है, कैसे पकड़ा हुआ है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी अर्थ ने मून को कैप्चर, यानी कि एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है मून अर्थ के चारों तरफ, यानी एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है? क्लियर है? बताइए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यही सेंटर ऑफ मास समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है? आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद ये बच्चे का हाथ छोड़ दिया, ये बच्चा अब यहाँ पे गिरा जाके, ठीक है? यहाँ पे गिरा और ओके, और उसके बाद आप यहीं कहीं पास में ही आप भी गिर गए, यहीं पास में यहाँ पे आप गिर गए क्योंकि आपका वेट ज़्यादा था, ठीक है? तो जो सेंटर ऑफ मास आपके आस-पास ही था, यहीं आस-पास कहीं था। सेंटर ऑफ मास आपके आस-पास कहीं था। चलिए मैं सेंटर ऑफ मास को आपको समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसका कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इस पे ऐसा रखेंगे तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा। जैसे देखिए मैं करता हूँ ये देखिए अभी नहीं मिला, देखिए अभी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला है ना? जब मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, देखिए मिल गया ना सेंटर ऑफ मास इसका, ठीक है ना? अगर मान लीजिए इधर भारी होता तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता, इधर की ओर होता, और अगर इधर भारी होगा तब सेंटर ऑफ मास इधर से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए मैं इधर शिफ्ट करता हूँ इसको, देखिए अब ये देखिए अपने आप से गिर रहा है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या किधर हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इधर है ना सेंटर ऑफ मास, है ना? क्लियर है? तो जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके आसपास ही होगा। क्लियर है? बोलिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अर्थ का सेंटर है, अर्थ के ही अंदर ही है सेंटर ऑफ मास बिटवीन मून एंड अर्थ, और इसी सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन और अर्थ और मून घूमते रहते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे ये मून मूवमेंट करेगा, क्या ये सेंटर ऑफ मास भी मूवमेंट करेगा? बोलिए। जब ये मून इधर चला जाएगा तो क्या सेंटर ऑफ मास अब भी यहाँ रहेगा? नहीं रहेगा ना, ये तो बीच में लाई कर रहा है, तो यानी सेंटर ऑफ मास तब यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पे होगा तब बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? बताइए, अपने आप से बताइए भाई। यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो जब सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, सबसे ज्यादा इधर इधर ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट इधर साइड जो सेंटर ऑफ मास है वो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यानी कि इसी सेंटर ऑफ मास कारण इसके अपोजिट में क्या होता है, टाइड आता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ठीक है? बाकी देखें इधर तो अट्रैक्शन नहीं है, इधर इसी इसी तरफ अट्रैक्शन है ना, जब इधर अट्रैक्शन है तो सेंटर ऑफ मास इधर की ओर है, इधर की ओर है, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो इधर पीछे है, अब क्या होगा, अगर इधर की ओर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा तो अर्थ तो खिंच जाएगी उधर की ओर, है ना? अर्थ तो क्या करेगी, खिंच जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उसे एक स्टेबिलिटी देता है। क्लियर बात है यहाँ तक? बताइए। चलिए, आई होप आपको मून ट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, है ना, बिकॉज ऑफ दैट टाइड अकर्स, तो ये एक कारण पता चल गया। दूसरा, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता चल गई कि कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ पे लाई करती है, मेंटल लाई करती है, और कितना दूर है सेंटर से, 4617 किलोमीटर अवे है। अगर आप सरफेस की तरफ से आएंगे तो 1744 किलोमीटर है। अब समझते हैं सन का ट्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड? चलिए समझते हैं सन का ट्रैक्शन। चलिए सन का ट्रैक्शन समझते हैं। देखिए ये सन जो है, इसका जो ट्रैक्शन है 5/11 देन दैट ऑफ द मून। यहाँ पे कह सकते हैं आप अराउंड, इसका मतलब अराउंड, अराउंड हाफ ऑफ द मून, या आप लेस हाफ ऑफ द मून कह सकते हो, कि जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ पर, वो मून के
ग्रेविटेशनल पुल के आधे से भी कम है, ठीक है, अराउंड हाफ ऑफ द मून, ठीक है, लेकिन हम अराउंड हाफ ऑफ द मून मानते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए यही मून भी कहीं यहीं कहीं कहीं होगा। अभी मून को थोड़ी देर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मून को थोड़ी देर नेग्लेक्ट कर लेते हैं, अभी बताएंगे आपको। देखिए ये सन है, तो सन बताइए कितना ग्रेविटी लगाएगा, यानी कि अर्थ पर मून के आधे, जितना मून का ग्रेविटी है उसका आधा ग्रेविटी सन लगाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मून ने इतना, मान लीजिए इसको किया, ठीक है, इतना इसका टाइड इतना ऊंचाई पे आया, तो मून का अर्थ का कितना आएगा, इसका हाफ आएगा, इसका हाफ आएगा ना, बताइए, इसका आधा ही तो आएगा क्योंकि आधी ग्रेविटी लग रही है ना, हाफ लग रही है, तो हाफ जो है इसको खींचेगा। क्लियर है, बोलिए। तो सन के कारण भी क्या होगा, एक टाइड आएगा। मान लीजिए जब पेरिहीलियन होगा, जब अर्थ जो है पास होगा, तो किस तरह से आएगा, मैं अभी मून को नहीं बनाता हूं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि टाइड आएगा, ठीक है, इधर की ओर भी क्या होगा, वाटर सरफेस ऊपर उठा होगा और इधर की ओर भी उठा होगा, दोनों साइड उठा होगा। क्लियर है, बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? चलिए, क्लियर हो गया, बताइए। मैंने टाइड को बताया कि इसका डेफिनेशन कैसे है, कहाँ पढ़ते हैं इसको, मेन कॉजेज ऑफ हैपनिंग द टाइड ओवर द अर्थ। तो 3 कॉज मैंने बताया और एक्सप्लेन भी किया क्यों कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ टाइड, ठीक है, कि टाइड जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आइए समझते हैं, थोड़ा मैं वीडियो देखता हूँ, टाइमिंग ओके। चलिए देखिए यहाँ पे, अच्छा मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये मून, सॉरी, अरे यार गिर गया। देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब देखिए ये इधर की ओर इस तरह से वाटर को, सरफेस को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैं अभी हाल ही में कॉलेज गया था, ठीक है, तो मैंने रोड पे कुछ लड़कों को खड़े हुए देखा, ठीक है। जब छुट्टी हुई फ्रेंड, तो क्या हुआ, जो लड़कियां हैं जब बाहर निकलने लगी, तो जब वो दूर थी, ठीक है ना, तो लड़कों ने उनको, लड़के जो है उनको देख रहे थे, ठीक है, तो जब वो दूर थी तो उनसे कम अट्रैक्ट हुए, जब वो पास से निकलने लगी तो उनकी ओर झुक गए। जैसे मान लीजिए उधर से कोई लड़की आ रही हो, तो क्या करेंगे, वो दूर ऐसे ही खड़े रहेंगे, जैसे जैसे वो पास आएगी ऐसे ही, ऐसे 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 से देखते जाएंगे, जब दूर निकल जाएगी तो फिर से क्या होंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही ये इस तरह से करते रहेंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि जिस तरह से ये मून आएगा, जितना पास रहेगा इस सरफेस के, फेस के पास रहेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब ये दूर निकल जाएगा तो ये जो इधर का जो, ये जो आप देख रहे हो प्लेस ना, ये लेस ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ पे टाइड लेस होगा। तो जैसे भी मैंने बताया कि जो लड़के थे वो कैसे करते थे, इस तरह से ऐसे करते थे, इस तरह से ऐसे ऐसे देखते देखते ऐसे, जैसे वो पास आने लगती थी तो जब जितना पास आएगी उतना उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और जब दूर जाने लगेगी तो फिर से अपनी कंडीशन को स्टेबल कर देंगे, ठीक है। यही समझाना था किस तरह से ये टाइड आ रहा है, और जैसे जैसे ये निकलता जाएगा ऐसे ही चलता जाएगा, ये टाइड ऐसे ही, मतलब कि ये बढ़ता जाएगा, यानी कि ये जो है ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ टाइड, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा और चीज बता देता हूँ, एम्फीड्रोमिक पॉइंट क्या होता है। एम्फीड्रोमिक पॉइंट क्या होता है, ये समझिएगा। यहाँ पे देखिए,
ये अर्थ है ना, ये देखिए, ये अर्थ है और इसका जो वाटर स्ट्रेच हुआ है, इस तरह से स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पे मून है, ये मून है और ये अर्थ है, स्ट्रेच हुआ है ना। तो देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा जो सबसे टॉप होगा, एक पॉइंट आप देख पा रहे हो ना सबसे टॉप होगा, दिस दिस पॉइंट इज कॉल्ड एम्फीड्रोमिक पॉइंट। ये क्या है? एम्फीड्रोमिक पॉइंट, ठीक है ना? और आप देखें तो ये कैसे बना होगा? एक कोन, कोन टाइप का बना होगा कोन, इस तरह से, इस तरह, जिस तरह एक कोन होता है ना, आपने पढ़ा होगा कोन के बारे में, इस तरह से कोन होता है ना एक, इस तरह से ये टॉप पॉइंट होगा। यहाँ मैं बताता हूँ, ये इस तरह देखिए एक कोन आप मैंने बनाया इस तरह से, शंकु जिसको बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जोकर की टोपी, तो जोकर की टोपी ऐसे होती है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये, यही मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ, ये एम्फीड्रोमिक पॉइंट है, यही है एम्फीड्रोमिक पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? एम्फीड्रोमिक पॉइंट बोलेंगे, जो कि हाईएस्ट राइज ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और फिर आप जब आएंगे तो इस तरह से आप आएंगे नीचे की ओर, इस तरह से, तो ये क्या होगा? सेम हाइट को दिखाएगा, ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना, ये सेम हाइट को दिखा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं कोटाइडल लाइन। क्या बोलते हैं? कोटाइडल लाइन। तो ये कोटाइडल लाइन क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना, इस ये लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे, चाहे जितना वाटर सरफेस का पॉइंट होगा, वो सेम हाइट पर उठा होगा, इसी को बोलते हैं कोटाइडल लाइन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये आपका, आप जानते हो ना, ये मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, और इस पहाड़ पे मान लीजिए एक ये है, अ, एक पॉइंट ये है जो इक्वल है हाइट पे है, और ये भी इक्वल हाइट पे है। तो अगर आप एक लाइन से इसको मैच कराएं तो इस तरह से एक लाइन आएगी। मान लीजिए आपको इस वालों वाले को और इसको आपको वो करना है, मैच करना है, और ये सेम हाइट पे है, तो इस तरह से एक लाइन आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? कंटूर लाइन। क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलते हैं कंटूर लाइन। क्या बोलते हैं बताइए? ये कंटूर लाइन है। यानी इस लाइन पे जितने इस लाइन, ये लाइन जितने भी टॉप को कनेक्ट करेगी, वो सारे क्या होंगे? इक्वल हाइट पे होंगे, ठीक है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? बताइए, क्या ये समझ आ गया आपको? बोलिए, अगर नहीं समझ आया हो दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं मैं? चलिए मैं दूसरा बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक सरफेस मान लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए एक यहाँ पे ऊंचा कुछ है, यहाँ पे एक है, इस तरह से 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 है। तो कंटूर लाइन कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये वाला सेम हाइट का है, ये वाला सेम हाइट का है, ये वाला सेम हाइट का है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन, ओशन के सरफेस पे। तो एक लाइन जोड़ेगी इसको और इसको जोड़ेगी इस तरह से, ठीक है। इस लाइन को जोड़ेगी ना। अब मान लीजिए ये वाला, और थोड़ा इसको और बनाता हूँ, ये वाला सेम हाइट के मान लीजिए, तो ये लाइन जो जोड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जब लाइन जोड़ेगी इसको इस तरह से, तो क्या होगा? ये सेम हाइट के होंगे। तो ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इसी को बोलते हैं कंटूर लाइन। क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन बोलते हैं। ऐसे ही जब वाटर उठेगा, तो देख रहे हैं ना, तो ये जो लाइन है, यही है आपकी कोटाइडल लाइन। आई होप आपको कोटाइडल लाइन समझ में आ गई है, ठीक है। बोलिए, ओके। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ टाइप्स ऑफ, चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ। थोड़ा सा मैं ब्लैक मार्कर उठा लेता हूँ यार, आ गया। देखिए, अब समझिए टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ टाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस के बेसिस पे टाइड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला समझेंगे यहाँ से, फर्स्ट कौन सा है? स्प्रिंग टाइड। फर्स्ट फर्स्ट बताएं कौन सा है? स्प्रिंग टाइड, ठीक है। और ये कब होता है बताइए? ये फ्रेंड तब होगा
जब न्यू मून कंडीशन होगी, न्यू मून और फुल मून होगी। ठीक है, दोनों कंडीशन में ये होगा। ठीक है, और आप जानते हैं फुल मून या न्यू मून में क्या होता है, सिजगी की भी कंडीशन बनती है। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको, देखिए ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है ना, अब यहाँ समझिएगा, ये हमारा है सन, ये सन है हमारा, समझ लीजिएगा भाई आप लोग। ठीक है, ये सन है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये सन है। अब बताइए न्यू मून कब होगा, न्यू मून तब होगा जब अर्थ मून जो होगा सन और अर्थ के बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, ये कंजंक्शन सिजगी है, इस कंडीशन में क्या होगा, मून क्या कर रहा है, अर्थ पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है ना, और सन भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में है, एक ही साइड है ना। जब एक साइड है तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल, बोलिए ग्रेविटेशनल पुल जो होगा कंबाइंड हो जाएगा, और हो जाएगा वन एंड हाफ, डेढ़ गुना हो जाएगा, वन एंड हाफ। ठीक है, वन एंड हाफ हो जाएगा, यानी डेढ़ गुने से खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा हाई टाइड। बोलिए क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए हाई टाइड आएगा, हाई टाइड आएगा। क्या आएगा बोलिए, हाई टाइड आएगा। ओके, चलिए, और इधर की ओर क्या होगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस दी सरफेस वाटर, ठीक है ना, या इसको जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगा है उसको बैलेंस करेगा, जिससे अर्थ स्टेबल बना रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो सरफेस है इधर की ओर स्ट्रेच हो जाता है, वाटर सरफेस। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब जब देखिए मून इधर आ जाएगा तो कौन सा कंडीशन बनेगी बताइए, तो यहाँ पे आ जाएगा फुल मून की कंडीशन, यहाँ पे न्यू मून की कंडीशन थी। ठीक है, समझिएगा। अब क्या है, सन और मून एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, लेकिन अब भी अगर आप देखिए तो क्या होगा, क्या अट्रैक्शन लग रहा है, तो अट्रैक्शन लग रहा है, समझिए इधर। अब क्या होगा, मून अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके वजह से इधर भी आएगा, वो क्या बोलते हैं, टाइड आएगा, और इधर भी आएगा, दोनों साइड आएगा, और सन भी कर रहा है, तो क्या होगा, कंबाइंड होंगे फोर्स, और सेम जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग टाइड ही इस कंडीशन में भी होगा। यानी आप कहें तो फुल मून की कंडीशन हो या न्यू मून की कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग टाइड होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक। देखिए, जब फुल मून होगा या न्यू मून होगा तो कौन सा कंडीशन आएगी, क्या होगा, स्प्रिंग टाइड होगा, या फिर कंजंक्शन सिजगी हो या पोजीशन सिजगी हो, दोनों कंडीशन में क्या आएगी, स्प्रिंग टाइड आएगी। ओके, सोलर एक्लिप्स हो या लुनार एक्लिप्स हो, दोनों तीनों कंडीशन में क्या आएगी, स्प्रिंग टाइड आएगी। पहली कंडीशन कौन सी, न्यू मून या फुल मून हो तो स्प्रिंग टाइड, दूसरी कंजंक्शन सिजगी या अपोजिशन सिजगी, स्प्रिंग टाइड, तीसरी कंडीशन क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया था, सोलर एक्लिप्स और लुनार एक्लिप्स हो तब भी क्या आएगा, स्प्रिंग टाइड आएगा। स्प्रिंग टाइड से कोई प्रॉब्लम बोलिए नहीं है। चलिए, तो यहां तक समझ आ गया। चलिए अब समझते हैं दूसरा, सेकंड समझते हैं फ्रेंड। देखिए सेकंड में क्या है, समझिएगा, लो, अरे यार फिर से गिर जाता है बार बार। देखिए सेकंड, सेकंड में क्या है बताइए, लो और नीप, नीप टाइड ऑन दी क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर, जब मून क्वाड्रेचर पे होगा, जो मैंने क्वार्टर बताया था ना,
सेकेंड क्वार्टर, ओ सॉरी फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर बताया था ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको आप समझिए। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए ऐसी आवाज आ रही है, ठीक है फ्रेंड। चलिए समझिए यहाँ से लो और नीप टाइड। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, मून है। मून, ये हमारा मून है, समझिएगा ये मून है। देखिए मैं इसको रजिस्टर तक देता हूँ, ठीक है। देखिए ये अर्थ है, सॉरी अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सन है, राइट, आप लोग जानते हैं ये सन है। और ये क्या है बताइए, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अभी तक मून कहाँ कहाँ था, इधर था और इधर था, ठीक है। लेकिन अब मून कहाँ पे है, इधर है, और एक कंडीशन दूसरी इधर है, ठीक है। तो बताइए कौन सा एंगल बन रहा है सन, अर्थ और मून के बीच, तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर यहां से ड्रॉ करें तो राइट एंगल बन रहा है, एक समकोण बन रहा है। तो इसमें क्या होगा बताइए, ये जो ये जो आपका सन है ये अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और ये अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडीशन बनेगी, यानी हाफ इसका और वन, ये क्या करता है, मान लीजिए 1 यूनिट से खींचता है, ये 1 यूनिट ऑफ ग्रेविटी से खींचता है, और ये हाफ यूनिट ऑफ ग्रेविटी से खींचता है। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा कितना, आधा। तो यानी कि अब यहाँ पे जो वाटर सरफेस उठ रहा था ये कम उठेगा। तो यहाँ पे कौन सा टाइड होगा, लो टाइड होगा। और इधर क्यों हुआ, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इधर इसका इरेज कर दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे दोनों साइड है, दो दो मून कब से हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इधर आ रहा है, और इधर क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ या ट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। आप लोग समझ रहे हैं बात को, बताइए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब वाटर कम वो होगा तो इसको क्या बोलेंगे, लो टाइड या फिर नीप टाइड बोलेंगे। आई थिंक आप लोग क्लियर है। इसमें क्या क्या नहीं होगा, क्या इस कंडीशन में न्यू मून हो सकता है, फुल मून हो सकता है, सोलर एक्लिप्स हो सकता है, लूनार एक्लिप्स हो सकता है, या कंजंक्शन सिजगी या पोजिशन सिजगी हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है फ्रेंड, नहीं हो सकता है, ठीक है, बोलिए नहीं हो सकता है ना। तो नीप टाइड होगा, लो टाइड होगा, तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल होगा। किसके बीच होगा बताइए, किसके बीच होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको माने ए पॉइंट बी सी, तो अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे किस पे, क्या क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल, सन और अर्थ और मून की पोजीशन राइट एंगल ट्रायंगल पे होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रेविटी है न्यूट्रलाइज हो जाएगी, हाफ हाफ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, बचेगी हाफ। तो यही मून की जो हाफ होगी उसी से अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, टाइड आएगा, जिसे बोलेंगे लो टाइड या नीप टाइड बोलेंगे। ये क्लियर हो गया, बता दीजिए आप। यहाँ तक का क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड, डेली टाइड। देखिए फ्रेंड, जो डेली टाइड हम महसूस करते हैं, डेली टाइड, तो ये डेली टाइड क्या होता है, ये डेली टाइड 24 आवर्स 50 मिनट 50 मिनट्स में होता है। चलिए समझते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, ठीक है। ये जो अर्थ है, देखिए यहाँ पे अर्थ है जो, अगर आप देखें यही प्लेस फिर से मून के सामने आएगा। अगर मान लीजिए अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है कितना है, अराउंड 24 आवर्स है, 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे घूम जाती है, ठीक है, एक चक्कर लगाती है, सबको पता है। चलिए अब यहाँ पे जब ये घूमेगी तो यहाँ से आएगी यहाँ पे, तो इसी यहाँ से ये निकली, यही जो ये जो प्लेस आप देख रहे हो, मान लीजिए आप अर्थ के इस प्लेस पे खड़े हो, तो अगर आप यहाँ पे हो और फिर से एक राउंड पूरा करके यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा आपको, 24 घंटे, 24 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा, 24 आवर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें मून, क्या मून इसी कंडीशन पे रहेगा, अगर अर्थ बोले भाई देखो मैं घूम के आ रहा हूँ और मुझे यहीं पे मिलना, तो क्या क्या मून यही मिलेगा, बताइए क्या मून यही मिलेगा,
क्योंकि मून भी तो रिवोल्यूशन कर रहा है ना अर्थ का, बोलिए अर्थ का मून रिवोल्यूशन कर रहा है ना, चारों तरफ से घूम रहा है ना। तो जब ये प्लेस इधर से घूम करके 24 घंटे में यहाँ पे आएगा, उससे क्या होगा, मून इधर आ चुका होगा, बोलिए होगा नहीं होगा बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे आप पहुंचोगे तो मून आपको इस प्लेस पे नहीं मिलेगा, आपको मून कहाँ मिलेगा, इस प्लेस पे मिलेगा। यानी मून की जो लोकेशन होगी, यहाँ पे आपको मून दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यानी अब ये प्लेस को यहाँ तक पहुंचने में कितना लगेगा, 50 मिनट और लगेगा। कितना लगेगा, 50 मिनट और लगेगा। तो वही होता है कि अगर एक बार डेली टाइड जो आता है ना, दिन भर में 2 बार जो टाइड आता है, तो वो क्या होगा बताइए। ये डेली टाइड जो आएगा, तो ये क्या होगा, बोलिए। तो एक प्लेस यहाँ से जब घूम करके आएगा दोबारा इसी पे, तो मून की कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को अक्वायर करने के लिए 50 मिनट और लगते हैं। तो इसलिए 24 घंटे, यानी नेक्स्ट टाइड आने के लिए, जो डेली टाइड आता है, नेक्स्ट टाइड आने के लिए क्या लगेगा, 24 घंटे 50 मिनट लगेगा। ठीक है, तो पहला टाइड तो यहाँ पे आया था, इस तरह से देखिए, मैं बता रहा हूँ, यह इस तरह से आया था, बोलिए ऐसे ही तो आया था, पहला टाइड आया था ना। लेकिन अब जो 24 घंटे 50 मिनट के बाद जो आएगा दूसरा टाइड आएगा, तो इस प्लेस पे आएगा, तो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, बोलिए ऐसे आएगा नहीं आएगा बताइए, है ना। दूसरा जो टाइड आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, बोलिए। अगर आप देखें तो अब देखिए, ये आप देख रहे हो ना, इसके अपोजिट साइड भी टाइड आएगा ना, बोलिए। इसके अपोजिट साइड जब टाइड आएगा, तो आप देखें, तो अब जब यहाँ पे अगर ये पोजीशन मिलनी होगी, यहाँ पे ये जो पोजीशन मिलनी होगी, ठीक है ना, तो ये पोजीशन बताइए, ये पोजीशन अगर आप देखिए, तो यहाँ पे जब आप, ये तो आपका डेली टाइड हो गया, ठीक है, ये समझ गए आप। और दूसरा टाइड, जो फोर्थ टाइड होता है, इसको बोलते हैं सेमी सेमी डेली टाइड, इसको बोलते हैं सेमी डेली टाइड, ये बोलते हैं सेमी डेली टाइड। ठीक है, तो सेमी डेली टाइड देखते हैं फ्रेंड। तो जब यहाँ पे टाइड आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो इस प्लेस पे जब टाइड आएगा, सेम टाइड जब आप महसूस करोगे, सेम टाइड, ठीक है, तो इसी प्लेस पे सेम टाइड फिर से कब आएगा, है ना। तो जो सेमी डेली टाइड आता है, ठीक है, तो ये आएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 24 आवर्स लगेंगे। देखिए ये जो आपका प्लेस है, आधा जब घूमेगा तो कितने टाइम में घूमेगा, 24 घंटे, वो 12 घंटे में घूमेगा, 12 आवर लेगा। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे, और आधा घूमेगी तो 12 घंटे लेगी। लेकिन अभी बताइए, क्या मून यहीं पे स्टेबल रहेगा, अभी तो मून घूम रहा है ना। तो ये जो अगला टाइड यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट टाइड जो होगा, वो आएगा 12 आवर्स 12 आवर्स 26 मिनट्स। किसी किसी बुक में यहाँ पे 26 दिया हुआ है, और किसी में 25 दिया हुआ है। तो आप 25 26 लगा सकते हैं, 25 ही लिख लीजिए, ठीक है, 25 कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो 12 आवर्स 25 मिनट्स में क्या होता है, दूसरा सेमी डेली टाइड आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए। चलिए यहाँ पे, तो सेमी डेली टाइड समझ में आ गया। तो सेमी डेली टाइड जो है कब, कितने देर बाद आता है, यहाँ पे एक टाइड आया, तो दूसरा जो टाइड आएगा सेमी सेमी डेली टाइड कितने में आएगा, 12 घंटे 25 मिनट में। लेकिन जो नेक्स्ट डेली टाइड आएगा, वो 24 घंटे 50 मिनट्स में आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का क्लियर हुआ, बोलिए। अब मैं नेक्स्ट टाइड के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए, नेक्स्ट टाइड क्या है फ्रेंड, अपोजिट टाइड। अपोजिट टाइड, और सिक्स्थ है पेरिगी टाइड। अपोजिट टाइड, पेरिगी टाइड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बना के बता देता हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा ज्यादा ना ऐसे में। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप लोग, मैंने अभी अपोजिट टाइड बताया था। अपोजिट टाइड कब होता है, अपोजिट कंडीशन क्या होती है, जब मून क्या हो, अर्थ से सबसे दूर होता है। कितना डिस्टेंस, अगर आप देखिए डिस्टेंस कितना मैंने बताया था आपको, तो 4,05,500, यही बताया था ना, इतना किलोमीटर दूर रहेगा। और जो आप देख रहे हो ना,
तो बताइए जब दूर रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या पास रहेगा तब? पेरिगी टाइड। तो बताइए जब पास रहेगा तब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या दूर रहेगा तब? जब दूर रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अभी मैंने बताया था आपको, जो लड़कों का एग्जाम्पल लिया था, बताया था ना। फिर देखिए जब ये पास होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो बताइए टाइड कब सबसे ऊंचा होगा? बताइए कौन से कंडीशन में ऊंचा होगा टाइड? तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हाई टाइड होगा, और यहाँ पे क्या होगा? लो टाइड होगा। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। चलिए अब आते हैं इक्वेटोरियल टाइड। तो इक्वेटोरियल टाइड देखेंगे आप अगर, तो देखिए जो इक्वेटर पे टाइड आएगा, देखिए इक्वेटर पे टाइड आएगा तो आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, क्या यूनिफॉर्म शेप का अर्थ है? नहीं है। तो जो ग्रेविटी होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? पोल पे होती है। पोल पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। अर्थ की ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? पोल पे होती है। और इक्वेटर पे क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये बल्ज है। इस तरह से बल्ज है, ज्यादा बल्ज है ना, यानी कि जो रेडियस है वो इक्वेटर पे कम है, और रेडियस जो आपका देख रहे हो, सॉरी, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और पोल पे रेडियस क्या है? कम है। ठीक है, तो जब रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? ग्रेविटी कम है। अगर आप देखें इस तरह से, तो इस तरह से, अरे मैंने पूरा यार वो बना दिया, इस तरह समझिएगा, ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो इक्वेटर है, इस पे क्या है? बल्ज थोड़ा ज्यादा है। तो बताइए जब ये अर्थ, ये जो मून इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो नजदीक कहाँ पे आएगा? देखिए सबसे ज्यादा नजदीक यहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा जो हाई टाइड कहाँ पे आएगा? तो इक्वेटोरियल टाइड क्या होंगे? हाई टाइड होंगे, हाई टाइड होंगे। और आपके ट्रॉपिकल टाइड क्या होंगे? लो टाइड होंगे। क्योंकि जो ट्रॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे बताइए? ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ये क्या होंगे? ये थोड़े से इससे दूर होंगे, और इक्वेटर पे, इक्वेटर जो है इसके थोड़ा पास होगा। इससे क्या होगा बताइए? इससे क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिससे हाई टाइड आएगा। चलिए इतना क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए एक और मैं बताता हूँ आगे। यहाँ देखिए पेरीहीलियन टाइड और अपहीलियन टाइड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पेरीहीलियन कंडीशन क्या होती है। ये देखिए सन है, ठीक है, और ये है फ्रेंड अर्थ। जब अर्थ सबसे दूर होगा, सन से सबसे दूर होगा, यानी इस तरह से ऑर्बिट करते हुए सबसे दूर डिस्टेंस पे होगा, तो क्या बोलेंगे इसको? अपहीलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कौन सी कंडीशन बोलेंगे? अपहीलियन बोलेंगे। अपहीलियन बोलेंगे ना। अब बताइए क्या जो सन है उसका अट्रैक्शन फोर्स अर्थ पर ज्यादा होगा, अब कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे लो टाइड अर्थ पे आएगा। क्या आएगा बोलिए? लो टाइड आएगा। क्लियर है? बोलिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अर्थ पर क्या होगा? लो टाइड होगा। इधर भी आएगा, ठीक है, लो टाइड आएगा। ठीक है, लेकिन अर्थ जब घूमकर इधर आ जाएगा तब इस कंडीशन में आ जाएगी अर्थ, तब क्या होगा? इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ पेरीहीलियन, यानी अर्थ जो है आ गया सन के पास। ठीक है, रिवोल्यूशन करते हुए पास आता है फिर दूर जाता है। तो डिस्टेंस कितनी है ये वाली बताइए? 152। डिस्टेंस बता देता हूं मैं, 152.1 मिलियन किलोमीटर। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, और क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 147 मिलियन किलोमीटर। अगर आप चाहते हैं कि आप माइल में लिखना चाहते हैं, माइल में होता है 94.1 मिलियन माइल। यहाँ पे 91, अप्रोक्सीमेटली 91.5 आप कह सकते हो मिलियन माइल्स होता है। ठीक है, ओके। और अगर आप एवरेज देखें तो 93। एवरेज कितना होता है? एवरेज कितना होता है बोलिए? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन सन एंड अर्थ, तो वो होता है 93 मिलियन माइल्स। ये एवरेज है, इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, बोलिए। जो मैं समझा रहा था समझ में आ गया बात? बोलियो। जब ये सन अर्थ के पास होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा,
ठीक है। अगर देखें तो सन तो मून से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इवन सन जो है अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसका वो, है ना? लेकिन ये बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन आप मून देखें तो मून कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। किससे? अर्थ से। और अगर इसको देखें तो 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, या आप कह सकते हैं 150 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सारी चीजें? बोलिए, यहां तक का क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? ठीक है, बोलिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए आगे। अब मैं इस फिगर को समझा रहा हूँ, मिक्स्ड टाइड क्या होता है समझिएगा। मिक्स्ड टाइड तब आता है और इसमें सबसे मतलब कहें तो हाईएस्ट टाइड होता है। ये हाईएस्ट टाइड होता है, क्यों होता है समझिए। इस समय इस कंडीशन में क्या होता है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सट्रीम होता है, जितना ज्यादा हो सकता है। सन का भी एक्सट्रीम होता है और मून का भी एक्सट्रीम यानी सबसे ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, दोनों मिक्स कंबाइंड होकर के यहाँ पे क्या कौन कौन कंडीशन है बताइए। यहाँ पे आप देखें तो पेरिहीलियन है, पेरिहीलियन है पहली, पेरिगी है, आप देख पा रहे हो ना, पेरिगी है। दूसरी न्यू मून की कंडीशन है, बोलिए न्यू मून कंडीशन है, नहीं बोलिए न्यू मून कंडीशन है। और सोलर एक्लिप्स की कंडीशन है, बोलिए सोलर एक्लिप्स की भी कंडीशन है, बताइए कितनी कंडीशन है, नहीं है बोलिए। और यहाँ पे कंजंक्शन सिजगी की भी कंडीशन है। देख रहे हो कितनी कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है। तो मिक्स डाइट कब आएगा, जब पेरिहीलियन होगा, पेरिगी होगा। ठीक है, ओके, पेरिहीलियन होगा, पेरिगी होगा और सिजगी कंडीशन होगी, यानी कि कंजंक्शन सिजगी या सिजगी आप कह लो, सिजगी यहाँ पे मान लीजिए सिजगी, सिजगी होगा। ओके, बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप नहीं है। चलिए, ओके डियर फ्रेंड, चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं जो है आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, या मैं अभी बता देता हूँ। चलिए मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं, चलिए देखिए यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ टाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, पहला हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, अब दूसरा है एम्पलीट्यूड। ओके, तो माइक्रो टाइड किसको बोलेंगे, जो 4 मीटर से ज्यादा उठता होगा। ठीक है, जब ओशन वाटर का जो सरफेस है 4 मीटर से ज्यादा उठ जाए उसको बोलेंगे माइक्रोटाइड। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, हाइट के बेसिस पे कि कितना जो सरफेस है वाटर सरफेस उठ रहा है उसके बेसिस पे, तो उसको बोलेंगे माइक्रोटाइड जब वो 4 मीटर से ऊपर होगा, 4 मीटर से ऊपर होगा। ठीक है, मीसोटाइड किसको बोलेंगे, 2 मीटर टू 4 मीटर, जब ये 2 मीटर और 4 मीटर के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे मीसोटाइड। और माइक्रोटाइड कब बोलेंगे फ्रेंड, बिलो 2 मीटर, जब जब वाटर सरफेस 2 मीटर के अंदर ही उठेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोटाइड। ओके, अब आते हैं मीसोलिटोरल जोन। ये मीसोलिटोरल जोन क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए इधर, ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है, बोलिए ये आपका अर्थ है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, तो एक यहाँ पे इस तरह से टाइड आया ना, देखिए टाइड ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जोन बिटवीन हाई एंड लो टाइड। ये क्या है, ये क्या है फ्रेंड, ये एक ऐसा जोन है जो कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का है। मान लीजिए हाई टाइड आपका कितना है, 4 मीटर का है। ठीक है ना, हाई टाइड 4 मीटर का है और लो टाइड कितने का है, 2 मीटर का है। ठीक है ना, तो बताइए इसके बीच का जोन क्या होगा, बोलिए। तो जो बीच का जोन होगा वो कहाँ पे होगा, ये 4 मीटर का हाई टाइड, 2 मीटर का लो टाइड, तो जो इसका बीच का जोन होगा वो कहाँ पे आएगा, बोलिए। तो ये आएगा आपका, अगर आप देखें तो बीच का इंटरटाइडल जोन, तो आपका यहाँ पे आएगा, 2 मीटर पे आएगा, है कि नहीं बताइए। जो इंटरटाइडल जोन होगा वो 2 मीटर पे ही तो आएगा, 2 मीटर लो, लो है ना, लो टाइड है, और हाई टाइड कितना है, 4 मीटर है। समझ रहे हैं आप लोग ना, क्लियर है, बोलिए।
कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए, आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, क्लियर है? तो ये मीसोलिटोरल जोन अगर क्वेश्चन में आता है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, जोन बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड के बीच जो जोन बना हुआ है, यानी मान लीजिए इतना उठा और ये वाला इतना, तो बीच में एक जोन बन रहा है ना, तो वही जोन जो है बीच वाला, समझ रहे हैं ना, ये इस तरह से ये और ये जो बीच का जोन है इंटरटाइडल जोन है। ठीक है फ्रेंड, समझ गए बात को? चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड। टाइड का इंपॉर्टेंस क्या है? रिवर टाइड, टाइडल, फ्लड, सॉरी फ्लड लिखना है, मैंने ब्लड लिख दिया है, यहाँ पे होगा फ्रेंड फ्लड। जब टाइड आता है तो जो रिवर आप देख रहे हो ना, रिवर में क्या होगा, पानी पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो जो जो शिप्स वगैरह हैं, शिप जो अ, समुद्र में खड़ी हुई हैं, ठीक है, समुद्र में है ना, डॉक्ड है, तो उनको क्या करते हैं, उसी वाटर जब आता है साथ में, उसी के साथ शिप जो होती है वो पोर्ट पर आ जाती है, पोर्ट पे, और जो अथॉरिटीज वहां पे होते हैं, लोग वहां पे होते हैं, उससे क्या करते हैं, बोलिए, उसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, और फिर सामान वहां से अनलोड करते हैं। ठीक है, और जब ये टाइड वापस, देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिवर टाइड, टाइडल फ्लड कैरीज शिप्स टू रिवराइन टाइडल पोर्ट, है ना, जो रिवर है उसके पोर्ट पे, ये जो टाइडल पोर्ट है, जब टाइड पे आती है तो ये जो फिश बोल रहा हूँ, शिप्स वगैरह हैं, वो पोर्ट पर आ जाती हैं। और फिर ये कौन, जैसे एग्जांपल में देखें तो हल्दिया, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट कोलकाता में कौन से रिवर पे है, हुगली रिवर पे है। कांडला पोर्ट गुजरात में है फ्रेंड, और ये रन ऑफ कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ में है, ये क्रीक है। ठीक है, यहाँ पे कच्छ क्रीक आप कह सकते हो। ये क्रीक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है, इस तरफ लैंड है, और एक पतला सा सेगमेंट, यहाँ पे वाटर क्या हुआ है, भरा हुआ है, वाटर गया है ना, सी वाटर है ना, इसी को बोलेंगे क्रीक। क्या बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे। क्लियर है, बोलिए, बात समझ में आई ना? ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब टाइड आता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, नेविगेशन, यानी जो शिप्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, और अनलोडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये टाइड वापस आने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स एट रिवर माउथ रिमूव अवे, जो पोल्यूशन होता है वहां का, पोर्ट का, उसे छोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है, और वो टाइड से क्या होता है, टाइड उसको ले जाकर के समुद्र के बॉटम में डिपॉजिट कर देता है, जिसे बोला जाता है ओशन डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, ओशन बॉटम डिपॉजिट, क्या बोलते हैं इसको, जब जब जाएगा समुद्र में तो इसको क्या बोलेंगे, ओशन बॉटम, ओशन बॉटम डिपॉजिट, ओशन बॉटम डिपॉजिट इसको बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, आप जैसे जाते हो पैसा डिपॉजिट करवाए ना, पैसा डालते हो ना, ऐसे ही सारा कचरा ले जा करके जो टाइट वो है, ओशन है, वो ओशन वाटर उसको क्या करता है, बॉटम में यानी तली में क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। टाइडल एनर्जी क्या है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, टाइडल एनर्जी, जब वाटर आता है तो ऐसे डैम बने होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहाँ पे डैम बने होते हैं इस तरह से, आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे डैम बने होते हैं। ठीक है, और जब टाइड आता है तो इस तरह से वाटर जो होता है यहाँ एंटर कर जाता है, वाटर यहाँ पे एंटर कर जाता है, यहाँ पे वाटर एंटर कर जाता है। लेकिन अगर आप जब वाटर जब एंटर तो कर गया लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, तो बाहर कैसे आता है, यहाँ पे गेट लगे होते हैं, है ना, गेट लगे होते हैं, इसी गेट से बाहर आता है, और यहाँ पे लगे होते हैं टरबाइन, क्या लगे होते हैं, बोलिए, यहाँ लगे होते हैं टरबाइन, और टरबाइन जब वाटर वापस आता है तो टरबाइन का जो फैन है, पंखा है, वो घूमने लगता है। ठीक है, घूमने लगता है, और फिर क्या होता है बताइए, इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो जैसे आप देखें बे ऑफ फंडी में हाईएस्ट टाइड आता है इन द वर्ल्ड, जिसकी जो वो होती है वो 15 टू 16 मीटर हाइट होती है। समझ रहे हैं, ये कनाडा में है, बे ऑफ फंडी कनाडा में है, वहीं पे आती है। ठीक है, क्योंकि ये नैरो पाथ है ना, यहाँ पे देखिए, क्लियर है, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, रैंस एस्चुरी, ये एस्चुरी क्या होती है, मैं जब आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड का ड्रेनेज सिस्टम हो
या फिर यानी नदियों के बारे में जब बताऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ मैं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसले बे ऑफ इन रसिया, तो किसले बे इन रसिया में भी यहाँ से टाइडल एनर्जी क्या करते हैं लोग, फेच करते हैं, निकालते हैं, ठीक है? यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए आई होप आपको टाइड के बारे में बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और जो भी चीज़ें आपको अगर कोई डाउट है ना? तो इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि क्या प्रॉब्लम है, देन आई विल सॉल्व इट डेफिनिटली, ओके? थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा। आई होप आपने नोट्स भी बनाया होगा, आपने लिखा होगा और आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे, आपका रिवीजन अच्छे से होगा, आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद फ्रेंड्स।